जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आपके लिए हिंदी का सेशन लेकर आता हूं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने विराम चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़े थे और कंप्लीट कर लिए थे। तो जो भी भाई बंधु इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं या इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें और थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और अच्छी अच्छी क्लास आएंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी होगी संधि की, जिसमें हम संधि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक से। तो संधि पढ़ने से पहले संधि की उत्पत्ति कहां से हुई है और संधि का स्थान कहां पर है हिंदी व्याकरण में, मतलब हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान कहां पर है, तो ये जान लेते हैं कि संधि की उत्पत्ति कहां से हुई है और हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान कहां पर है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, शब्दों का वर्गीकरण, तो इसमें पहले शब्द जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। जब कई वर्ण या अक्षर या अक्षरों का समूह एक सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। मतलब कहने का यह है, वर्णों या अक्षरों से मिलकर जो ध्वनि बनती है, सार्थक ध्वनि होती है, वो हमारी शब्द होता है। तो जो है वर्णों या अक्षरों से मिलकर सार्थक ध्वनि क्या होती है, शब्द होती है। कि वर्णों या अक्षरों से मिलकर सार्थक ध्वनि शब्द होती है। तो शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों से मिलकर बना होता है। जो हिंदी भाषा में शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। तो यानी कि संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत रही है। हिंदी में लगभग कितने 85%, यानी कि हिंदी में लगभग 85% शब्द भारतीय व हिंदी भाषा से लिए गए हैं तथा 15% शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। तो हिंदी में जो शब्द हैं लगभग 2 लाख शब्द हैं, 2 लाख शब्द हैं। तो हिंदी की जो हमारी प्रकृति है वो इतनी उदार और समन्वयशील है कि जो भी विदेश से शब्द आए हैं वो अपने स्वरूप में ढाल लेती है, वो अपने स्वरूप में ढाल लिए हैं और ढाल भी लेती है। तो इतनी हिंदी हमारी उदार और समन्वयशील है। तो अब ये पढ़ने से पहले इसकी संधि की उत्पत्ति कहां से हुई है ये जान लेते हैं। हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, यानी कि 4 प्रकार से देखा था हमने। 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण करा था। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर समानार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, समानार्थक आदि शब्द होते हैं। उसके बाद व्याकरण के आधार पर हमारे 2 प्रकार से बढ़ जाते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमारे विकारी शब्द हो जाते हैं। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये शब्द आ जाते हैं। तो अब इसमें संधि की उत्पत्ति देखनी है कहां से हुई है। तो अब हमारी जो संधि की उत्पत्ति हुई है वो रचना के आधार पर हुई है। तो जिसमें रूढ़ शब्द वे होते हैं, जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका योग नहीं करा जा सकता। जैसे मैंने बोला आम, तो आम एक रूढ़ शब्द है। क्या है? आम एक रूढ़ शब्द है। ना तो इसे तोड़ा जा सकता है, ना इसका योग करा जा सकता है किसी दूसरे शब्द से। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक मतलब योग से पता चला कि योग जुड़ रहा है, 2 शब्दों के योग से बना है यौगिक शब्द, यानी कि 2 शब्दों के योग से बना है यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो रूढ़ और यौगिक से बनते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं।
तो अब जो हमारी मेन बात है कि संधि की उत्पत्ति जो कहां से हुई है, अब उसे देख लेते हैं कि संधि की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जो हमें यौगिक शब्द पता है, यानी कि दो शब्दों के योग से मिलकर बना है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जैसे मैंने लिखा विद्या जमा आलय, तो विद्यालय लिख दिया मैंने, विद्यालय, मैं लिखा विद्यालय लिखा। तो ये विद्यालय ये शब्द है, ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। तो मतलब कि दो शब्दों के योग से बन रहा है। जो संधि की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? यौगिक शब्दों से हुई है। संधि, समास, उपसर्ग, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये हमारे समझ में आ गया कि संधि जो हुई है वो रचना के आधार पर यौगिक शब्दों का भाग है, यौगिक शब्दों का पार्ट है। तो अब संधि पढ़ते हैं हम। हमने ये तो पढ़ लिया कि उत्पत्ति कहां से हुई है, हिंदी व्याकरण में स्थान कहां पर है। तो हिंदी व्याकरण में स्थान कहां पर है? रचना के आधार पर, यानी कि यौगिक शब्दों में इसका स्थान है, इसका स्थान है। संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, संयोग, एक तरह का वर्ण विकार। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, संयोग, जोड़, एक तरह का वर्ण विकार। क्या होता है? एक तरह का वर्ण विकार होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो क्या होती है? क्या होती है? दो वर्णों का मेल संधि होती है, दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाती है। तो इसमें क्या है? दो वर्णों का मेल संधि होती है, दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारी संधि कहलाती है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब इसमें विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। कि अगर दो वर्ण या ध्वनि मिलेंगी तो मिलने के बाद जो परिवर्तन आएगा वो हमारी संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी संधि कहलाएगी। अर्थात इसकी परिभाषा देखी जाए तो सिंपल शब्दों की परिभाषा तो यह है कि दो वर्णों का मेल संधि होती है, दो ध्वनियों का मेल संधि होती है। मगर अगर परिभाषा की बात करें एक बुक के तौर पर तो इसकी जो परिभाषा है तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब इसमें विकार कैसे उत्पन्न हो रहा है कि कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं, कि बता तो दिया कि दो वर्णों का मेल हो रहा है, दो ध्वनियों का मेल हो रहा है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से वर्णों का मेल हो रहा है और कौन कौन सी ध्वनियों का मिलन हो रहा है? तो मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ तो हमें पता चल गया कि मेल होता है, संयोग, एक तरह का वर्ण विकार होता है। वर्ण विकार मतलब दो अगर ध्वनि मिलेंगी, दो वर्ण मिलेंगे तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न होगा, तो वो हमारी संधि होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मेन चीज है, प्रथम शब्द
का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये आपस में मिल जाते हैं। तो संधि की जो है सबसे हल्का चैप्टर है संधि। संधि से तो आसान ही चैप्टर पूरी हिंदी व्याकरण में नहीं है। सामान्य हिंदी में संधि से आसान कोई चैप्टर नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। ऐसे पढ़ना भी समझना भी सबसे आसान है। तो संधि जो बताया मैंने कि शाब्दिक अर्थ ही होता है, मेल संयोग होता है, दो वर्णों ध्वनियों का मेल होगा वह संधि होगा, यानी कि दो निकटवर्ती। अब मेल कैसे कराना है यह जानना बहुत जरूरी होता है कि इन दोनों का मेल किस तरह से कराया जाए कि जिससे हमें संधि मिल जाए। तो यह होता है जो प्रथम शब्द होता है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों का जब मेल होगा पहले और अंतिम का, तो क्या होगा, संधि हमें मिल जाएगी। तो हमें यहां होगी संधि मिल जाएगी। तो इसमें मेल होने पर क्या हुआ, एक विकार भी तो उत्पन्न हुआ, विकार या परिवर्तन, तभी तो मिली संधि हमें। जब इन दोनों का अंतिम वर्ण और पहला वर्ण मिला, उसके बाद इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, तभी तो हमें संधि प्राप्त हुई, संधि मिली, तभी तो हमें संधि मिली। अब जैसे मैं अभी इसे बताता हूं कि किस तरह से ये होता है। जैसे मैंने लिखा विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, विद्या जमा आलय। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कहां दिखाई दे रहा है आपको, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये होगा। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें स्वर होते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, तो स्वर उसके अंदर छिपे होते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, आ छिपा हुआ है, ये स्वर हो गया। उसके बाद इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है हमारा क्या है, ये भी आ है। तो इन दोनों के बीच में जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन आया, तो क्या परिवर्तन आया, आ का ही परिवर्तन आया। इन दोनों से आ की ध्वनि मिली, जो आ की ध्वनि मिली हमें, तो क्या मिली, तो इस प्रकार जब आ की ध्वनि मिली तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, विद्या जमा आलय, तो क्या हो गया, विद्यालय। ये हमारा इस तरह से विद्यालय बन गया। अब इसमें संधि विच्छेद क्या होता है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। अगर ये होता है संधि के द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले जाएं, जो इसके द्वारा जो मिले वर्ण है, ये जो वर्ण मिल के आए हैं ना, अगर इनसे पूर्ण मूल अवस्था में ले जाएं इसे, तो ये हमारी संधि विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। तो संधि विच्छेद हमारा ये हो जाता है। अब इसमें एक संधि विच्छेद का एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैं लिखा कविंद्र लिखा कविंद्र, तो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कवि जमा इंद्र, यानी कि मूल जो शब्द है उससे जो हमने बनाया था उसी को मूल अवस्था में दोबारा लिख दिया, तो हमारा संधि विच्छेद हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत, अभी संधि शुरू हुई है, आगे देखना कितनी जल्दी आसान तरीके से समझाई जाएगी और बड़ी आसान तरीके से आपको याद हो जाएगी। संधि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखने से याद हो जाएगी कि संधि में क्या क्या चीज है, उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब आपने संधि पढ़ी होगी, 3 प्रकार से संधि पढ़ी होगी। संधि के कितने प्रकार, कितने भेद पढ़े आपने, 3 प्रकार से संधि जानते होंगे। तो संधि के जो आपने वर्णमाला पढ़ी है ना, बस वर्णमाला का सारा इसमें कमाल है। जिसकी याद वर्णमाला अच्छे से है वो संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएगा, एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से संधि कर पाएगा। तो संधि के प्रकार जान लेते हैं, संधि के प्रकार या भेद। तो संधि के प्रकार या भेद जान लेते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं और कितने भेद हैं। तो संधि को हम कितने हैं, 3 भेद हैं संधि के। तो हमने 3 भेद में इसे डिवाइड करके बांट के पढ़ेंगे, 3 उसमें। तो पहला जो होगा हमारा क्या होगा, स्वर संधि होगा, स्वर संधि। दूसरा होगा हमारा व्यंजन
संधि और तीसरा होगा हमारा विसर्ग संधि। ये हमारे 3 प्रकार होंगे, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो दोस्तों स्वर संधि, पहले इसके स्वर जान लेते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। कि दो स्वरों का क्या होगा कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, उनके मिलने के बाद जो विकार जो उत्पन्न होगा वो हमारी स्वर संधि होगी, वो हमारी स्वर संधि होगी। तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या होगा, वह हमारी स्वर संधि होगी, वह हमारी क्या होगी, स्वर संधि होगी। अब ये तो हमने जान लिया कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह हमारी स्वर संधि होगी। विकार मतलब जो परिवर्तन आएगा वो हमारी स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, अब ये जानना जरूरी है कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार हैं। स्वर संधि कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, कितने हैं, 5 प्रकार। ध्यान रखना है, स्वर संधि कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो पहली हमारी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरी होगी हमारी गुण स्वर संधि। तीसरी हो गई वृद्धि स्वर संधि, क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि। चौथी होगी हमारी यण स्वर संधि। पांचवी होगी हमारी अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इन्हें याद करने की एक ट्रिक बताई जाए आपको, तो याद करने की सबसे बढ़िया है डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि, वाई से यण, ए से अयादि। तो अब इन्हें याद करने की जो ट्रिक है, डीजे बजेगा ब्याह में, तो डीजे ब्याह, डीजे ब्याह, डीजे बजेगा ब्याह में, सबसे अच्छी ट्रिक है डीजे बजेगा ब्याह में। ये याद कर लेना, डीजे बजेगा ब्याह में। तो अब इन पे एक एक करके इन पे बात करते हैं कि हमारी दीर्घ संधि कैसे बनती है, गुण संधि कैसे बनती है, वृद्धि संधि कैसे बनती है और यण संधि अयादि संधि कैसे बनती है। तो अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दीर्घ संधि, हेडिंग डालते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में दोस्तों जो हमारे दीर्घ वाले जो स्वर हैं उनका जो मेल होगा वो दीर्घ संधि होगा, उनका मेल दीर्घ संधि होगा। उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, आपने स्वर पढ़े थे, कितने स्वर होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं, जिसमें ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये पढ़े थे स्वर। कितने हैं, 11 स्वर पढ़े थे, जिसमें कि मूल या ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं अपने, ए, ई, उ और री, ये पढ़े थे। ए, ई, उ और री, ये हमने क्या पढ़े थे, मूल स्वर पढ़े थे। ये 4 होते हैं। बाकी बचे हुए थे दीर्घ स्वर, कौन कौन से हमारे दीर्घ स्वर हमारे थे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर थे। ठीक है,
अभी ये किस लिए समझाए जा रहे हैं वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि ये जानना कितना जरूरी है कि हमने दीर्घ स्वर किस तरह से पढ़े थे, मूल स्वर हमने किस तरह से पढ़े थे। आपको याद होगी वर्णमाला, वो ठीक है, मगर ये जानना जरूरी है कि हमने इसमें किस तरह से पढ़े थे कि दीर्घ, अब दीर्घ में भी हमने दो प्रकार से पढ़े थे, दीर्घ में हमने दो प्रकार से पढ़े थे, यानी कि मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वर, या फिर इसे सजातीय स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा विजातीय, विजातीय स्वर पढ़ा था, जिसमें कि संयुक्त स्वर आते हैं। विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर मतलब जो अपनी ही कैटेगरी से, जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं अपने ही किसी साथी के सहयोग से बनते हैं, वो हमारे मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर होते हैं। अब जैसे ए का साथ, अगर ए के साथ ए ही आ जाए तो बड़ा बन जाएगा, यानी कि सजातीय हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ई के साथ ई आ जाए तो हो जाएगा बड़ा ई हो जाएगा। ऊ के साथ ऊ आए तो क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाता है। यह हमने पढ़ा था वर्णमाला में। उसके बाद विजातीय स्वर जो संयुक्त स्वर होते हैं, यानी कि दो स्वरों के योग से बनते हैं, वो हमने विजातीय स्वर में पढ़ा था। तो विजातीय स्वर यानी कि संयुक्त स्वर किस किस से योग से, ए प्लस ई के योग से क्या बना था, ए बना था। अब दूसरा ए प्लस ए के योग से आई बना था। अब ए प्लस ऊ के योग से क्या बना था, ओ बना था। अब ए प्लस ओ के योग से क्या बना था, औ बना था। यहां तक ये लास्ट क्लास में वर्णमाला में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये हमने इसलिए जाना है क्योंकि जब हम दीर्घ स्वर पढ़ेंगे ना, तो इन दीर्घ स्वर का सारा ही यूज उसमें है, दीर्घ स्वर में। इन स्वरों का प्रयोग सारा दीर्घ स्वर में होगा। तो ये जानना जरूरी है कि किस तरह से कौन कौन बना। तो अब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर हम हेडिंग डालते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, जब दीर्घ स्वर, हेडिंग डाली हमने दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि हमने हेडिंग डाली। तो इसमें क्या है कि जब, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब किसी लघु या फिर ह्रस्व स्वर कोमा दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, सजातीय स्वर के साथ, सजातीय स्वर के साथ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ सजातीय स्वर का, ह्रस्व या दीर्घ सजातीय स्वर का क्या होगा, मेल होता है तो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार जो होगा वो क्या होगा, दीर्घ दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो अब इससे परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी लघु ह्रस्व स्वर दीर्घ या सजातीय स्वर के साथ ह्रस्व या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, मिलाप होता है, संयोग होता है, तो उत्पन्न विकार जो होता है, उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। क्या होता है, उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। तो अब कैसे, अब ये दिखाते हैं। जैसे मैंने ह्रस्व के साथ अगर ह्रस्व का ही मेल करा दिया
हस्व के साथ अगर हस्व का मेल करा देगा तो क्या होगा, दीर्घ आएगा। हस्व के साथ अगर हस्व का मेल कराएंगे तो दीर्घ आएगा। हस्व के साथ अगर दीर्घ का मेल कराया तो क्या आएगा, तो भी दीर्घ ही आया। अगर दीर्घ के साथ हस्व का मेल कराएंगे तो क्या आएगा, तो भी दीर्घ आएगा, तो भी दीर्घ आएगा। अगर मैंने दीर्घ के साथ दीर्घ का ही मेल करा दिया तो क्या आया, दीर्घ आया। तो मतलब कहने का यह है कि इनका जो संयोग है, मेल है, सदैव दीर्घ ही आता है, सदैव दीर्घ ही आता है। इतनी बात समझने की है, इससे ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है इसमें। जब किसी लघु स्वर, दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर का मेल अपने ही दीर्घ सजातीय स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, दीर्घ होता है। यानी कि हस्व का हस्व में कराएंगे तो भी दीर्घ आएगा, हस्व का दीर्घ के साथ कराएंगे तो भी दीर्घ आएगा, दीर्घ का हस्व के साथ कराएंगे तो भी दीर्घ आएगा, और दीर्घ का दीर्घ के साथ संयोग कराएंगे, मेल कराएंगे तो भी हमारा दीर्घ स्वर ही मिलेगा, दीर्घ स्वर ही मिलेगा। तो अब दीर्घ स्वर इतना है। अब इसमें आगे इसमें किस तरह से मिलाप हुआ है, किस तरह से मेल हुआ है वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं है। इतना आसान तरीके से समझाया जाएगा कि आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली कि दीर्घ का दीर्घ के साथ मिलाप कराया तो दीर्घ आया, हस्व का हस्व के साथ कराया तो हस्व आगे दीर्घ आ गया, हस्व का दीर्घ के साथ कराया तो दीर्घ आया, दीर्घ का हस्व के साथ कराया तो भी दीर्घ मिला हमें। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने इसमें 3 तरह से मिलाप करना है। पहला मिलाप हमें किस तरह से करना है, ए का आ के साथ मिलाप करना है। उसके बाद ई का ई के साथ मिलान करना है, फिर ऊ का ऊ के साथ मिलान करना है, ऊ का ऊ के साथ मिलाप करना है, मिलान करना है। तो इसमें यह चीज है कि इसमें बस अपने जैसे साथी के साथ ही मिलाप करना है, मिलाप यानी कि मेल कराना है, कि अपने ही सेम तरीके के इंसान के साथ मेल कराना है, उससे अलग नहीं जाना। अब जैसे हम दोनों, जैसे हमने इसका कराएंगे तो अब इस दोनों का कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें दीर्घ मिलना चाहिए, तो दीर्घ सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर ये होगा। अब इन दोनों का जब हम मेल कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें दीर्घ मिलना चाहिए, तो भी यहां दीर्घ मिल रहा है। अब इन दोनों का हम आपस में मेल कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, दीर्घ ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने इन सब का मेल कराने पर हमें दीर्घ सजातीय स्वर प्राप्त होता है, मिलता है। तो अब दोस्तों इसमें अब ये जो दो हैं इनका हम कितने प्रकार से मेल करा सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है कि इनका हम कितने प्रकार से मेल करा सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसका मेल हम कितने प्रकार से कराएंगे। तो कितने प्रकार से इसका मेल हो सकता है, तो दोस्तों अब इसका मेल देखते हैं कितने प्रकार से होगा। अब जो ए है, अब इसके साथ अगर ए के साथ हम ए का ही मेल करा दें, मतलब इस आदमी के साथ इसी को मिला दें, सेम सेम शक्ल हो रही है तो इसके साथ मिला दिया तो क्या मिला, हमें बड़ा आ मिला। उसके साथ फिर अगर ए के साथ फिर हम आ का मेल कराएं तो भी हमें आ मिलेगा, बड़ा मिलेगा, दीर्घ मिलेगा। फिर आ के साथ अगर हम ए का मेल कराएं तो क्या मिलेगा हमें, तो भी हमें मिलेगा, आ मिलेगा। अगर हम बड़ों बड़ों का मेल करा दें दोनों का तो भी हमें बड़ा ही मिलेगा। तो मतलब कहने का यह है इनका मेल 4 तरीके से कराया जा सकता है, यानी कि ए का ए के साथ, ए का आ के साथ, आ का ए के साथ, आ का आ के साथ। तो जो हमें मिलेगा, जो दीर्घ हमें मिलेगा वो आ ही मिलेगा, तो दीर्घ हमें आ ही मिलेगा। इस तरह से हम इसका मेल करा सकते हैं, संयोग करा सकते हैं। अब इसे समझेंगे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने अभी लिखा एक एग्जाम्पल, विद्यालय, विद्या जमा
आलय, तो विद्या जमा आलय लिखा। अब आपको ये तो पता होगा कि किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जरूर होता है उसके अंदर इंक्लूड, तो जो भी व्यंजन होगा उसके साथ स्वर मौजूद होगा। तो अब इसमें क्या है, यहां आ मौजूद है। अभी इससे पहले पढ़ा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। अब ये आ कैसे आया निकल के, अब मैं वो चीज दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं लिखा विद दे ये प्लस आ, तो इस तरह से ये निकल के बाहर आया। उसके बाद इसमें मैंने ले और लिख दिया। तो अब विकार कहां उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि इन शब्द में विकार कहां उत्पन्न हो रहा है, ये चीज यहां देखने वाली है। अभी मैंने आपको बताया था, दिखाया है कि आकार आ के साथ जब हम मेल करते हैं, संयोग करते हैं, तो जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या आता है, आ आता है। जो संधि मिलती है हमें वो आ की मिलती है। अब इसे हम शब्द को बनाएं तो किस तरह से बनेगा, आ के साथ ले जोड़ दिया। उससे पहले हम बी दे ये प्लस आ, तो अब हम इसके साथ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो विद्यालय ऐसे भी लिखा जा सकता है और विद्यालय ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि जो दया ये वाला दया होता है इसमें क्या होता है, दय और यह साथ में मिले हुए होते हैं, दय और स ये साथ में मिले हुए होते हैं, तो हम इस तरह से भी लिख देते हैं। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि संधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। संधि पढ़ने के बाद, पूरी संधि पढ़ने के बाद किसी भी बुक का, हिंदी का, टेस्ट पेपर का कोई भी क्वेश्चन लगा के देख लेना, अगर संधि से बच जाए तो। संधि से एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, हर क्वेश्चन लगेगा। संधि कंप्लीट हो जाने दो, संधि कंप्लीट होने का इंतजार करना कि जब संधि कंप्लीट हो जाएगी पूरी, उसके बाद टेस्ट पेपर मैं लगवाऊंगा खुद। और भी अगर आपको किसी भी टेस्ट का मिलेगा तो चाहे मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं बताऊंगा। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अब इसी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, मैं लिखा धन जमा अर्थी, धन जमा अर्थी मैंने एग्जाम्पल लिखा इसका। तो इसमें लास्ट में क्या वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है इसका, ए है। इसका पहला वर्ण क्या है, ये होता है धन जमा अर्थी। तो धन जमा अर्थी का मतलब ये हो गया कि जो धन में इसमें क्या है, अंतिम वर्ण ए मिला, इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए मिला। तो दोनों को जब मिला के बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा दीर्घ हो जाएगा। तो ये किस तरह से बना लिखा जाएगा, अब शब्द बनेगा धनार्थी। तो ये शब्द जो होगा हमारा इस तरह से धनार्थी शब्द होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं लिखा देह जमा अंत, देह जमा अंत, तो क्या हो जाएगा ये, देहांत। क्या लिखा जाएगा, देहांत। इस तरह से ये शब्द बना, क्योंकि इसमें भी ए है, इसका पहला वाला वर्ण भी ए है, तो दोनों मिलाने के बाद क्या बनेंगे, देहांत। इस तरह से बनेगा। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं लिखा पुस्तक जमा आलय, पुस्तक जमा आलय लिखा। तो पुस्तक जमा आलय में इसका अंतिम वर्ण क्या है, ए है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। तो जब दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि दीर्घ बनेगा। यानी कि छोटों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, बड़ा दीर्घ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पुस्तक कालय, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, मैं लिखा विद्या जमा अर्थी। तो अब इसमें क्या है, इसका अंतिम वर्ण ये है, वो आ है, इसका पहला वर्ण क्या है, ए। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, बड़ा बनेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। तो ये बनेगा विद्या जमा आर्थी, मतलब विद्यार्थी। एक और ले लेते हैं इसका, जैसे मैं लिखा कदा जमा अपी, कदा जमा अपी लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, कदा पी। क्या हो जाएगा, कदा पी। क्या हो जाएगा, कदापि। तो इस तरह से ये हमारे ए और आ के संयोग से मिलन के बाद ये बन रहा है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना कि बीच में जो शब्द आ रहा है, शब्द के बीच में आप देख लेना, यहीं से ध्यान रखते हुए चलना कि शब्द के बीच में बड़ा ही आ रहा है, मतलब दोनों के योग करने के बाद यहां पता चल रहा है आपको बड़ा मिलेगा, तो शब्द के बीच में आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि ये दीर्घ संधि है। तो समझ जाना ये दीर्घ संधि है। अब इसका देख लेते हैं, इस वाले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्या जमा आलय। तो इसमें भी क्या हुआ, आ और आ का वो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विद्या लय। क्या बनेगा, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्या जमा आलय बनेगा विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं लिखा महा जमा आत्मा, महाजमा आत्मा। क्या बना, यो भी आ है, यो भी आ, तो क्या हो गया, महात्मा। तो ये हो गया महात्मा। बस ध्यान याद ये रखना कि शब्द के बीच में आपको बड़ा दिखाई देगा, शब्द के बीच में आपको बड़ा दिखाई देगा। इसी प्रकार सेम तरीका ई के साथ होगा, ऊ के साथ होगा। उसका भी हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, ऊ को भी 4 प्रकार से ही हम बना सकते हैं। हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ई और ई का जब मेल कराएंगे तो ई का मेल कराने के बाद क्या मिलेगा, हमें बड़ा ई मिलेगा, बड़ा ई मिलेगा। तो मैंने छोटा ई और ई का जब मेल कराया तो बड़ा मिला, फिर ई के साथ इसका मेल कराया तो हमें क्या मिला, फिर से बड़ा मिला। फिर बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल कराया तो हमें फिर बड़ी ई मिला। फिर बड़ी ई का बड़ी ई के साथ मेल कराएंगे तो भी हमें बड़ी ई मिलेगा। तो इसमें भी सेम वही है कि अपनी तरह के यानी कि अपनी शकल वाले आदमी से मेल करो तो हमें वही शकल मिला दिखाई देगी। तो सेम वही दिखाई दे रहा है। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, अति जमा इब, अति जमा इब। तो अब इसमें क्या है, यहां क्या है, छोटी, फिर यहां क्या है, छोटी। तो इन दोनों का जब मेल कराया हमने, क्या मिला, हमें बड़ी ई मिला। इन दोनों का मेल कराने के बाद हमें बड़ी ई मिला। तो जो अब शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा, तो जो मात्रा है बड़ी ई की हो जाएगी, अति ब। क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे कि मैं लिखा कवि जमा इंद्र, लिखा कवि जमा इंद्र, तो क्या हुआ, ये बनेगा कविंद्र। क्या बना, कविंद्र। क्या बना, कविंद्र बना। क्या बना, कविंद्र बना, कविंद्र। अब इसी प्रकार एक एक सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज इतनी कराई जाएगी कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यहीं से कोई नहीं बच के जाएगा, यहां भी आप इतने ध्यान से देखना, एक एक चीज ध्यान से पढ़ना। एक भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बने, हो सकता है कि उसकी मजाल कि वो सोल्व ना कर पाओ, आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद है, अब जैसे मैं लिखा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई और ई का, छोटी ई और बड़ी ई का। जैसे मैं लिखा गिरी जमा
ईस, तो क्या बनेगा, यहां छोटी यहां बड़ी, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी बन जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीस। एक लेते हैं परी जमा इक्षा, परी जमा इक्षा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी ये बड़ी, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन हुआ तो क्या बना, बड़ी ई बना, तो यानी कि इस पर बड़ी ई लगा देंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा मही जमा इंद्र, तो मही में क्या है, बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, मही में आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, इंद्र में छोटी मात्रा है, यानी कि मही का जो अंतिम वर्ण है वो बड़ी ई है, इंद्र का जो इंद्र शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है। तो दोनों मिलने के बाद क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, यानी कि महेंद्र हो रही है, महेंद्र, इस तरह से महेंद्र हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लें, यहीं पर लिख देता हूं, लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मी जमा इच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये लक्ष्मी छा, क्या हो गया, लक्ष्मी छा। इस तरह से ये शब्द हमें मिलेगा। अब ये तो हो गया यहां तक, अब बचा ये। अब इसे देख लेते हैं कि इससे किस तरह से शब्द बनेगा, यानी कि दो संधि का जब हम योग करेंगे, संयोग करेंगे, तो किस तरह से वो हमें शब्द मिलकर प्राप्त होगा। अब जैसे मैंने लिखा इसी का रजनी जमा ईस, तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसमें रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि रजनी शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो बड़ी ई है, और इस शब्द का पहला जो वर्ण है वो क्या है, बड़ी ई है। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ी ई मिलके बनेंगे, यानी कि बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी ई बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, शब्द जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, रजनीश, क्या बनेगा, रजनीश बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, रजनीश। एक आता है जैसे नारी जमा ईश्वर, नारी जमा ईश्वर, तो नारी जमा ईश्वर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या दिखाई दे रहा है, वो भी बड़ी ई दिखाई दे रहा है। तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, बड़ी बन जाएंगे, यानी कि नारीश्वर शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार ये तो हो गया छोटी ई और बड़ी ई का योग करने के बाद बड़ी ई दिखाई मिल रहा है हमें। अब हमें तीसरा जो बचा है, ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़े ऊ का जब योग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। अब इसे भी देख लेते हैं, बड़े ऊ का भी। तो दोस्तों बड़े ऊ का बनाते हैं, ऊ और ऊ मिला के बड़ा ऊ बनाते हैं, यानी कि ऊ और ऊ दोनों को साथ में मेल कराएंगे, संयोग कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा ऊ हमें प्राप्त होगा। तो इसे भी हम चार प्रकार से करा सकते हैं, चार प्रकार से ही मेल करा सकते हैं। जैसे हमने ऊ का ऊ के साथ मेल कराया तो भी हमें ऊ मिला, ऊ का बड़े ऊ के साथ मेल कराया तो भी बड़ा ऊ मिला, फिर बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ मेल कराया, बड़ा ऊ मिला, बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ मेल कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि संधि की क्लास कैसी लग रही है, जिससे कि और भी अच्छे से हम आने वाले जो चैप्टर होंगे बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं समझाने की, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे ऊ और ऊ लेके चला हमने, तो ऊ और ऊ का जो हम छोटे छोटे मिला के हमें बड़ा मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि दीर्घ संधि में
जो सजातीय स्वर होंगे, जो मूल स्वर होते हैं, वो आपस में मिलकर बड़ा ही बनाते हैं। तो जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा एकदम से। जैसे गुरु जमा उपदेश, गुरु जमा उपदेश, ये आपने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। गुरु जमा उपदेश, यानी कि गुरु जमा उपदेश, छोटा ऊ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रे के साथ छोटा ऊ इसमें शामिल है। तो अब इसे जब बनाएंगे, ये छोटा ऊ हो गया, ये भी छोटा ऊ हो गया। अब जो इनमें विकार उत्पन्न हुआ, जो इसमें परिवर्तन आया, वो क्या हो गया? मिलकर बड़ा ऊ बन गया। तो जब बड़ा ऊ बना तो ये क्या होगा? अब हम ये इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे हम लिखेंगे गुरु उपदेश, तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा ऊ बन जाएगा। तो गुरु उपदेश इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल और समझाएं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, सूक्ति, सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति। तो सु जमा उक्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटी मात्रा दिखाई दे रही है। यहां भी इसका अंतिम वर्ण छोटा है और यहां भी इसका अंतिम वर्ण छोटा ही दिखाई दे रहा है। तो जब छोटे छोटे का योग करेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा दिखाई देगा। हमें क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस पे बड़े की मात्रा लगा दी, अब हमें ये हो गया सूक्ति मिल गया। तो दोस्तों अभी इसमें दीर्घ संधि खत्म होने के बाद आपको इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी, कि जिससे आपको ट्रिक से जल्दी समझ में आ जाएगी। कोई भी एग्जाम में अगर कुछ ना याद रहे तो ट्रिक भी ध्यान रखना, तो ट्रिक से भी आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, पेशेंस रखें, जिससे कि आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो ये हो गया सूक्ति। उसके बाद आता है दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं ऊ और ऊ का। इसका ऊ और ऊ का देख लेते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिखा लघु जमा उर्मी लिखा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो परिवर्तन जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़े ऊ का होगा। तो अब इसका जो किस तरह से बनेगा? तो ये बन जाएगा लघुर्मी। क्या होगा? लघुर्मी इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं लिखा सिंधु जमा उर्मी, सिंधु जमा उर्मी। तो ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो मिला के क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये जो इनका शब्द बन के आएगा वो कैसा होगा? ये लिखा जाएगा जैसे सिंधु उर्मी, सिंधुर्मी, ये इस तरह से शब्द बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका देख लेते हैं कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला के क्या बनता है? बड़ा ऊ और बड़े ऊ से क्या बनता है? जैसे मैंने लिखा इसका एग्जाम्पल, बै बधु जमा उत्सव। मैंने लिखा बधु जमा उत्सव। तो बधु में बड़े ऊ है अंतिम वर्ण, और इसका पहला वर्ण छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बधु सब। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बधु सब। बधु सब बन गया। एक होता है स्वयंभू, स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू प्लस उदय। तो इसमें भी सेम तरीका ही है। तो ये हो जाएगा स्वयं भू दय, स्वयंभू दय। ठीक है। अब दोस्तों ये बचा है लास्ट ऊ और ऊ का जब मेल कराएंगे तो अब हमें भी इसमें मतलब दो बड़ों बड़ों का मेल करा रहे हैं तो भी हमें बड़ा ही मिल रहा है कि एक सी शकल वाले का एक सी शकल दिखाई दे रही है, कि इसकी भी शकल एक सी, इसकी भी शकल एक सी है। अगर शीशे में देख रहा है तो वो एक सी दिखाई देगी। तो इसका हो गया। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, इसका एग्जाम्पल जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं, भू जमा क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व, भू जमा ऊर्ध्व। मैंने ये लिखा, मैंने लिखा भू जमा ऊर्ध्व। तो बड़ा ऊ बड़ा ऊ,
तो जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ इन दोनों से, इससे और इससे मिलकर, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, भूर्धव। इस तरह से ये भूर्धव हो जाएगा। अब इसी में एक और लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, जैसे लिखा बधू जमा उर्मी, बधू जमा उर्मी। तो अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, इसका पहला वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, दोनों मिलाकर क्या बन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बधुर मी, क्या बनेगा, बधुर मी। तो दोस्तों ये बना बधुर मी। अब इसकी आपको हम ट्रिक बता देते हैं। अभी तक आपने ये सब एग्जाम्पल देखे, अब इसकी हम ट्रिक बता देते हैं। 3 एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने लिखा विद्या, विद्यालय लिखा एक शब्द, मैंने लिखा कविंद्र लिखा, एक लिखा मैंने लघुर्मी। अब देखो ध्यान से देखना, इसकी ट्रिक कितनी आसान है। ट्रिक बहुत आसान है। अब इसकी ट्रिक मैं लिख देता हूं, ये चीज समझने वाली है। अगर किसी वजह आप ये बेसिक भूल जाते हो तो आप ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना कि किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में कौन कौन सी मात्रा, आ, ई और उ, यानी कि ये मात्राएं आपको दिखाई देंगी। किसी भी शब्द के बीच में ये मात्राएं दिखाई देंगी। अगर समझ जाना ये मात्राएं शब्द के बीच में आ रही हैं तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाना, दीर्घ स्वर संधि, वहां पे ऑप्शन लगा के आना है। 101% क्वेश्चन सही जाएगा, कोई नहीं काट सकता उसे। तो जैसे ये हो गया विद्या जमा आल है। अब ट्रिक कैसे काम करेगी ये दिखा देते हैं आपको। जैसे विद्या जमा आल है तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बड़ा आ रहा है। उसके जैसे कवि जमा इंद्र, तो कवि में बड़ी ई आ रही है, ये दिखाई दी आपको। उसके बाद लघु जमा उर्मी, तो बड़ा ऊ आ रहा है। कि मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, दीर्घ स्वर संधि में जो मात्राएं होंगी वो बड़ी मिल जाएंगी हमें। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमें और उत्साह मिलेगा, हम और अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।